गरीब माँ की जादुई बेलन। हरिपुर गांव में कौशल्या नाम की औरत अपने 16 साल के बेटे पंकज के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। जब पंकज 10 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कौशल्या ने मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से पंकज को पाला पोसा था। अब पंकज 16 साल का हो गया था। अब वो भी गांव में छोटा मोटा काम करके घर चलाने में अपनी माँ की मदद करता था। माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और कमाने लगा हूँ। अब तुम घर बैठो और आराम करो। सारा दिन घर और बाहर का काम करके तुम कितना थक जाती हो। अच्छा जी, बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेटा, अब अपनी माँ की सेवा करेगा। पिताजी के जाने के बाद तुमने कितनी मेहनत से मुझे पाला पोसा है। घर का और बाहर का काम करके थक कर चूर हो जाती हो। अब से बाहर का काम मैं कर लूंगा और तुम केवल घर का काम संभालना। कौशल्या को भी पंकज की बात सही लगी और उसने घर पर ही रहना उचित समझा। पंकज सुबह सुबह काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा घर आता। पंकज गांव में ही एक छोटी सी दुकान पर सहायक का काम करता था। एक दिन उस दुकान में चोरी हो जाती है, जिसका इल्जाम पंकज पर आ जाता है। देख लड़के, चुपचाप मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं तुझे पंचायत में ले जाऊंगा और तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। दुकान का मालिक पंचायत में शिकायत लेकर जाता है, जिसके बाद पंचों के फैसले से पंकज और उसकी माँ को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। पंकज और उसकी माँ गांव से बाहर बहने वाली नदी के किनारे अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव वाले तो मुझे गांव में घूमने भी नहीं देंगे। अब मैं काम कैसे करूँगा और पैसे कहाँ से लाऊंगा? यदि पैसे नहीं आए तो घर का सामान कहाँ से आएगा? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा, जिसका रास्ता हमें जल्द ही मिलेगा। घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा था। पंकज को बहुत चिंता हो रही थी कि वो क्या काम करेगा और पैसे कैसे कमाएगा। रात को जब वो माँ बेटा खाना खाने बैठते हैं, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे, इस समय कौन आया होगा? हमारे यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं आता जाता, तो आज इस समय कौन आ गया? तू खाना खा, मैं देख कर आती हूँ। कौशल्या जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक साधु बाबा को खड़ा देखती है, जो पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रात में रास्ता भटक गया और मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण मैं नदी में जाकर गिर गया। पूरी तरह से भीग गया हूँ। बाहर बहुत ठंड है, तो क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, आइए, आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठ जाइए। महाराज, आप ये कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। धन्यवाद बेटा। साधु बाबा कपड़े बदल लेते हैं। बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। कौशल्या साधु बाबा के लिए खाना परोस रही थी, तो साधु की नजर खाली बर्तनों पर जाती है। साधु बाबा घर की दशा जान चुके थे। बेटी, एक काम करो, मुझे केवल एक गिलास पानी दे दो। अचानक सर बहुत भारी भारी लगने लगा है। मैं पानी पीकर यहीं कोने में आराम कर लूंगा। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान को कोने में पड़े रहने देना हमें शोभा नहीं देता। इसलिए महाराज, आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, हम माँ बेटा इस कोने में सो जाएंगे। रात बीत जाती है और सुबह एक नई किरण लेकर आती है। कौशल्या के घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। बेटा, घर में मेहमान आए हैं, मेहमान को ऐसे खाली पेट विदा करना हमें शोभा नहीं देता। तू एक काम कर, गांव के बनिए की दुकान से कुछ राशन उधार लेकर आ। तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें तो पता है हमें गांव से निकाल दिया गया है, और ऐसे में हमें कौन राशन का सामान देगा और हमारी सहायता करेगा? साधु बाबा दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम बहुत दयालु हो।
तुम लोगों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। साधु बाबा कौशल्या को एक बेलन देते हैं। ये बेलन मेरे किस काम का भला? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो इस बेलन को लेकर मैं क्या करूँगी? बेटी, ये बेलन कोई मामूली बेलन नहीं है। ये एक जादुई बेलन है जिसकी जादुई शक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इस जादुई बेलन का सदैव उपयोग करने के लिए तुम्हें हमेशा ऐसे ही बने रहना होगा, दूसरों के प्रति सेवा और प्रेम भाव रखने वाला। यदि कभी तुम्हारे मन में खोट और लालच पैदा हुआ तो ये बेलन एक मामूली बेलन बन जाएगा और इसका जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौशल्या और पंकज साधु बाबा के पैर छूकर उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। क्या ये बेलन सच में जादुई है माँ? पता नहीं बेटा, मैं तो इसे तब जादुई मानूंगी जब ये मेरे घर में भोजन की कमी पूरी कर देगा। कौशल्या के ऐसा कहते ही उसकी झोपड़ी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों से महक उठती है। कौशल्या और पंकज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनके सामने विभिन्न प्रकार के लजीज स्वादिष्ट पकवान रखे थे। कौशल्या और पंकज बहुत ही खुशी खुशी पेट भरकर भोजन करते हैं। आज कितने दिनों के बाद हमने भरपेट खाना खाया है माँ? हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रहा है। हे जादुई बेलन, मुझे और मेरी माँ को सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। पंकज के ऐसा कहते ही पंकज और उसकी माँ के फटे पुराने कपड़े सुंदर और कीमती कपड़ों में बदल जाते हैं। कौशल्या और पंकज ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। हे जादुई बेलन, हमारे इस टूटे फूटे घर को भी एक आलीशान महल में बदल दो। पंकज के ऐसा कहते ही उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो जाता है। कौशल्या और पंकज उस आलीशान महल के मालिक बन जाते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन पंकज गांव में उसी दुकान पर राशन लेने जाता है जहां से उसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर निकाला गया था। पंकज दुकान के सामने बड़ी सी गाड़ी से उतरता है। दुकानदार इतनी बड़ी गाड़ी देखकर हक्का बक्का रह जाता है और जब वो पंकज को गाड़ी से सूट बूट पहने उतरता देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। साहब, क्या चाहिए? अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप आज भी मेरे मालिक हैं। आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। बेटा, उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो बिना सच जाने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया था और मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव से बाहर जाना पड़ा। सच में बहुत गलत किया मैंने तुम लोगों के साथ। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी दुकान पर चोरी तुमने नहीं बल्कि मेरे ही छोटे भाई ने की थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया था लेकिन तुम लोगों का कोई अता पता नहीं था। मुझे माफ कर दो बेटा। साहब, आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। मैं पिछली बातों को भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं बेटा? अपनी उस गलती के लिए आज तक सजा भुगत रहा हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसका फल मुझे भगवान से मिल गया। ये देखो, जिस हाथ से मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर गांव से निकलवाया था, भगवान ने वो हाथ मुझसे छीन लिया। मेरा ये हाथ हमेशा हमेशा के लिए लकवे के कारण बेकार हो गया है। पंकज को दुकानदार की ये हालत देखकर बहुत दया आती है। उसे याद आता है कि वो बेलन की सहायता से दुकानदार के हाथ को शायद ठीक कर सकता है। पंकज उसे अगले दिन वापस आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। हे जादुई बेलन, मेरी मदद कर और मुझे ऐसी दवा दे जिससे मैं किसी के लकवे के कारण खराब हुए हाथ को ठीक कर सकता हूँ। पंकज के ऐसा कहते ही वहाँ एक चमत्कारी मलहम आ जाता है। पंकज वो मलहम दुकानदार के पास ले जाता है और उसके हाथ पर लगा देता है और देखते ही देखते दुकानदार के हाथ में जान आ जाती है और वो पहले की तरह ही काम करने लगता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। तुम सच में बहुत ही नेक दिल लड़के हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पंकज खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अब कौशल्या और पंकज इसी प्रकार जादुई बेलन की सहायता से गांव के लोगों की मदद करने लगते हैं। दोनों साधु बाबा की बात को हमेशा याद रखते हैं
और जादुई बेलन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। गांव वाले कौशल्या और पंकज को बहुत ही प्यार और सम्मान देते हैं। कंजूस औरत और क्रिसमस ट्री। एक समय की बात है, रशिया के एक छोटे से शहर में 3 बहनें तनिषा, डिम्पल और छवि अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके पिता जयवर्धन एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे और माँ अनुपमा हाउसवाइफ थी, पर वो बहुत कंजूस थी। किसी को 1 रुपए देने में भी उसका दम निकल जाता था। एक दिन सुबह सुबह खाने के टेबल पर तीनों बहनें अपने पिता जयवर्धन के साथ बैठी थी। तभी घर की सबसे लाडली और प्यारी 8 वर्षीय छवि ने कहा, लगता है आज मम्मा कुछ स्पेशल बना रही है, तभी तो इतना देर कर रही है। तुम्हारी मम्मी और स्पेशल बनाएगी? तभी अनुपमा नाश्ता लेकर उनके पास आई। तीनों बहनों ने जब नाश्ते में पेठी की सब्जी देखी, तब तनिषा ने नाक मुंह सिड़कते हुए कहा, क्या मम्मा आज भी पेठा? पिछले 1 हफ्ते से आप सुबह शाम पेठी की सब्जी बनाकर खिला रहे हो। हम बोर हो गए हैं इसे खा खा कर, अब तो कुछ नया बनाओ। फिर एक एक कर सभी कुछ न कुछ बोलने लगे। ये देख अनुपमा चिढ़कर गुस्से से बोली, तुम सब लोग चुप हो जाओ और शांति से बैठकर नाश्ता करो। तुम्हें पता भी है पेठा सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। ऐसा बोलो ना, पेठा सस्ता मिलता है इसलिए तुम रोज रोज बाजार से यही ले आती हो। तो क्या करूं? सारी तनख्वाह में महंगे महंगे सब्जियों में उड़ा दूं? देखो मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी ने नाक सिकुड़ते हुए नाश्ता तो कर लिया, लेकिन सबका मूड खराब हो गया। घर के सभी सदस्य अनुपमा की इस आदत से बहुत ही परेशान थे और वो हमेशा सोचते कि कैसे इस आदत को बदला जाए। जल्द ही क्रिसमस का दिन नजदीक आ गया। तीनों बहनें बहुत उत्साहित थी, खासकर छवि। क्रिसमस आने वाला है, इस बार हम एक सुंदर से क्रिसमस ट्री खरीदेंगे। मम्मा, आप हमारे लिए क्रिसमस ट्री कब लाएंगी? क्या कहा? क्रिसमस ट्री? क्रिसमस ट्री की खास जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतने में जयवर्धन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं लगता तुम इतनी कंजूस भी हो सकती हो। हम इस बार अपनी बेटियों के लिए क्रिसमस ट्री जरूर खरीदेंगे। ये कहते हुए अनुपमा झगड़ने लगी, बिना क्रिसमस ट्री के भी तो क्रिसमस बना सकते हो ना, मेरे पास फिजूल खर्ची करने के लिए पैसे नहीं है। ये कहते हुए अनुपमा झगड़ने लगी। अनुपमा, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं, बच्चियों का दिल टूट जाएगा। जयवर्धन ने अपनी पत्नी अनुपमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। फिर हार मानकर काम पर चला गया। वहीं तीनों बेटियों का दिल टूट गया, खासकर छवि इस बात से सबसे ज्यादा दुखी थी। धीरे धीरे दिन बीत रहा था। फिर क्रिसमस से 1 दिन पहले छवि स्कूल से घर आ रही थी। तभी उसकी नजर दुकानों पर रखे रंग बिरंगे क्रिसमस ट्री पर गई। क्रिसमस ट्री को देखकर छवि उदास हो गई। ओह, क्या हुआ? अगर मम्मा हमारे लिए क्रिसमस ट्री खरीद कर नहीं लाई, मैं लेकर आऊंगी। इतना बोलकर छवि घर जाने के बजाय जंगल की ओर चली गई, मन में पक्का इरादा करके कि वो जंगल से सबसे बढ़िया ट्री लाएगी। वो जंगल में पहुंच गई और अपने लिए क्रिसमस ट्री तलाशने लगी। तभी उसने एक ट्री को देखा जो गिरी हुई थी। छवि ने उस ट्री को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाई क्योंकि वो बहुत छोटी थी और ट्री बहुत भारी। ओह, ये ट्री तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन भारी बहुत है। काश यहाँ कोई होता जो मेरी मदद कर सकता। ये कहते हुए छवि उदास हो गई। तभी पेड़ के इर्द गिर्द उसे 3 चींटियां दिखाई दी जो खाने की तलाश कर रही थी। अरे बेचारी चींटियां, लगता है बहुत भूखी है, मैं इन्हें कुछ खाने को देती हूँ। शायद मेरे लंच बॉक्स में थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है। छवि ने अपने स्कूल बैग से लंच बॉक्स निकाला। लंच बॉक्स में सिर्फ छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा बचा हुआ था। छवि ने फौरन ब्रेड के टुकड़े चींटियों के सामने डाल दिए। चींटियों ने बड़े चाव से ब्रेड के टुकड़े खाए। फिर पलक झपकते ही एक चमत्कार हुआ और तीनों चींटियां 3 सुंदर परियों में बदल गई। ये देख छवि हैरानी से बोली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, क्या सच में परियां हैं? तभी उनमें से एक परी बोली, नहीं छवि, हम सच में परियां हैं। हम चींटियां बनकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थीं। तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। तुम बहुत दुखी लग रही हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारी परेशानियां दूर करने में तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? छवि ने उन तीनों परियों को सब कुछ बताया। सारी बात सुन तीनों परियां मुस्कुराने लगी। तब उनमें से एक परी बोली,
हमारे होते हुए तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या आप ये ट्रे मेरे घर ले जाने में मेरी मदद करेंगी? ये बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। हाँ, हम ये काम मिनटों में कर देंगे। ये तो हमारे बाएं हाथ का कमाल है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी प्यारी छवि मासूमियत से बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन आपको मेरा घर पता है? आप मेरे पीछे पीछे चलना, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे घर का रास्ता पता है, क्योंकि हम परियां हैं। वहीं दूसरी ओर छवि की माँ अनुपमा बहुत परेशान थी, क्योंकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी छवि स्कूल से वापस घर नहीं लौटी थी। कितनी देर हो गई है? छवि कहाँ रह गई? स्कूल से छुट्टी हुई तो काफी देर हो गई है। शायद अपनी सहेलियों के घर रुक गई होगी। आजकल के बच्चे भी ना जाने कितने लापरवाह हो गए हैं, बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब छवि वापस नहीं लौटी तो घर के सभी सदस्य चिंता में पड़ गए। जब पिता जयवर्धन तीनों बेटियों के लिए क्रिसमस का केक लेकर घर पहुँचे तो छोटी बेटी छवि को स्कूल से वापस घर न लौटने की खबर सुन वो अपनी पत्नी अनुपमा से गुस्सा होते हुए बोले, पैसों से बढ़कर बच्चों की खुशी होती है, लेकिन तुम पैसों की चमक में इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने बच्चियों की छोटी छोटी इच्छाओं का भी ध्यान तक नहीं रखा। आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची ना जाने कहाँ चली गई। ये सुन अनुपमा को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब बस मेरे बच्चे को कहीं से ढूंढ कर लाओ। मुझे पता है वो मुझसे नाराज है, इसलिए घर नहीं आ रही है। छवि की जितनी भी सहेलियां शहर में रहती थी, जयवर्धन एक एक कर उन सभी के घर गए, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर उदास मन जयवर्धन घर वापस लौट आया। सभी बस छवि के सही सलामत लौटने की गॉड से प्रार्थना कर रहे थे। वहीं जंगल में छवि बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी जो होने वाली थी। तभी तीनों परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक तेज रोशनी हुई। फिर कुछ ही पल में छवि ने अपने आप को अपने घर के बाहर पाया। घर के आंगन में परियों ने मिलकर छवि द्वारा पसंद किया गया ट्री आंगन में लगा दिया। क्रिसमस ट्री को अपने घर के बाहर खड़ा देख छवि खुश तो थी, पर क्रिसमस ट्री अभी अधूरा था, क्योंकि अभी उसे सजाना बाकी था। ओह, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, पर अभी भी एक समस्या है, ट्री को भी सजाना बाकी है और मेरे पास डेकोरेशन का सामान नहीं है। ये कहते हुए छवि उदास हो गई। हम है ना, तुम उदास मत हो, हम ट्री को डेकोरेट कर देंगे। इतना कहकर पहली परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और ट्री सुनहरे रंगों की घंटियों से सज गया। फिर दूसरी परी के जादुई छड़ी घुमाते ही रंग बिरंगी मोमबत्तियों से ट्री जगमगा उठा। और जब तीसरी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई तो ट्री ढेर सारे चांदी के क्रिसमस बेल से लद गया। अब अंधेरा भी हो चुका था और बर्फ भी गिरने लगी थी। तीनों परियों ने मिलकर क्रिसमस ट्री को बहुत ही खूबसूरती से सजा दिया। इतना सुंदर क्रिसमस ट्री देख छवि खुशी से उछल पड़ी। वाओ, क्रिसमस ट्री बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। छवि, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। क्या आपका जाना जरूरी है? हाँ, अब हमें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, लेकिन जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो हमें पुकार लेना, हम आ जाएंगी। इतना कहकर तीनों परियां अदृश्य हो गई। तभी छवि खुश होते हुए मम्मी पापा को पुकारते हुए घर में दाखिल हुई। आवाज सुन माता पिता दोनों खुश होते हुए बोले, अरे ये तो छवि की आवाज है, लगता है जीसस ने हमारी सुन ली। ओह जीसस, तुम्हारा धन्यवाद, मेरी बेटी वापस आ गई। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और अपनी बेटी को सही सलामत देख माता पिता की आंखों से आंसू बह गए। छवि बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम ठीक तो हो ना? मैरी क्रिसमस मम्मा एंड पापा। मैरी क्रिसमस माय लवली डॉटर, तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? देखो तुम्हारी माँ और बहनें कितना परेशान हो गई थी। डैड, मैं तो क्रिसमस ट्री लेने गई थी, इसलिए घर आने में देर हो गई। क्रिसमस ट्री? वाओ, कहाँ है? हमें भी देखना है। मॉम, डैड, आप भी चलो, आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। छवि मम्मी पापा को अपनी दोनों बहनों को लेकर आंगन में गई। हर कोई दंग रह गया था। इतना सुंदर क्रिसमस ट्री आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। रात की रोशनी में क्रिसमस ट्री अलग ही चमक रहा था। छवि की दोनों बहनें भी खुशी से नाच उठी
अनुपमा भी क्रिसमस ट्री को देखकर बहुत हैरान थी, पर अपनी तीनों बेटियों के चेहरे पर खुशी देख उसने जीसस का धन्यवाद किया और अपने आप से वादा किया कि वो कभी कंजूसी नहीं करेगी। फिर अनुपमा ने बड़े प्यार से तीनों बच्चियों को गले से लगा लिया। उसने ये जान लिया था कि बच्चों की मुस्कुराहट से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद सबने मिलकर क्रिसमस का केक काटा और खुशी खुशी क्रिसमस का त्योहार मनाया।